तो आज की सभा में हम लोग लूसेंट के अंदर में जो पाल वंश है एंशियंट हिस्ट्री में उसको शुरू करने जा रहे हैं। पाल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जितना भी होगा उसको भी देख लेंगे। कश्मीर के राजवंश है, कामरूप का वर्मन वंश है, ये सारे चीजों को आज देखेंगे। तो शुरू कर रहे हैं पाल वंश। पाल वंश के बारे में बात करें तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। ये बढ़िया प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। इस गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किया। यानी गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किस वर्ष किया था? 750 ईस्वी में। 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किया था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। यहाँ पर दो तीन प्रश्न आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पहला ही प्रश्न याद रखिएगा कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और इस पाल वंश की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? मुंगेर। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किस वर्ष किया था? 750 ईस्वी में। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बढ़िया प्रश्न यहाँ पर भी है कि ये जो गोपाल थे जो कि पाल वंश के संस्थापक थे, इस गोपाल ने यानी गोपाल किस धर्म को फॉलो करते थे? वो है बौद्ध धर्म। और इसी गोपाल ने अद्वैतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, है ना। ये भी बढ़िया प्रश्न है। सीधा प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है कि अद्वैतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? किस पाल शासक ने किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे गोपाल, है ना। गोपाल जो थे ये पाल वंश के संस्थापक भी थे, साथ में बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स थे। इसी गोपाल ने अद्वैतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगले पॉइंट में है पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और नईपाल आदि थे। पाल वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे, जो इंपोर्टेंट है प्रमुख शासक, वो है धर्मपाल तो थे ही, देवपाल थे, नारायणपाल थे, महिपाल थे और नईपाल थे। ये सभी जो शासक हैं पाल वंश के शासक थे, है ना। अगले पॉइंट में पाल वंश का सबसे महानतम शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। भागलपुर के अंदर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना। भागलपुर बिहार के अंदर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। इसको निश्चित रूप से आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। यहाँ से सीधा प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा कि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था? धर्मपाल ने, है ना। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार के भागलपुर जिला के अंदर स्थित है। अगले पॉइंट में है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। कन्नौज के लिए, कन्नौज जो है ना, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष में पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच में ये त्रिपक्षीय संधि हुआ था। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से जो सर्वप्रथम शामिल हुए थे वो कौन शामिल हुए थे? धर्मपाल शामिल हुए थे। ये भी बढ़िया प्रश्न हो सकता है। अगले पॉइंट में बात करें तो अगले पॉइंट में है 11वीं सदी के गुजराती कवि सोटठल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ये भी बढ़िया प्रश्न आएगा। सोमपुर महाविहार की स्थापना या निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। अगले पॉइंट में है अद्वैतपुरी जो बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। अद्वैतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट में है जावा के कौशलेंद्र वंशी शासक, जावा के कौशलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। जावा के शैशलेंद्र वंशी शासक जिसका नाम है
बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ये भी बढ़िया पॉइंट है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ था। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किस शासकों के समय हुआ था? पाल शासकों के समय हुआ था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। अगले पॉइंट में इतना, पाल शासक के बारे में इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं सेन वंश। सेन वंश की बात करें तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राड में की थी, है ना। सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सामंत सेन ने। और कहां पर? राड में। इसकी राजधानी नदिया जो लखनऊती थी, इसकी राजधानी कहां थी? नदिया। और ये नदिया क्या थी? लखनऊती थी, ध्यान रखिएगा। सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सामंत सेन ने। और इसकी राजधानी कहां थी? नदिया थी जो लखनऊती है। सेन वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो सेन वंश के प्रमुख शासक जो थे वो विजय सेन थे, बल्लाल सेन थे एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था जो शैव धर्म का अनुयायी था, है ना। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? विजय सेन। और ये विजय सेन जो है किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ? विजय सेन हुआ। और ये विजय सेन किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? सेन शासक बल्लाल सेन ने। इसको अंडरलाइन निश्चित रूप से कीजिए, आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किस सेन शासक ने किया था? तब हम लोग आंसर करेंगे बल्लाल सेन। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था, है ना। अगले पॉइंट में है लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध का रहते थे। इसी सेन वंश के एक शासक थे जिसका नाम है लक्ष्मण सेन। और इस लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, इसको सीधा याद रखिएगा कि गीत गोविंद की रचना किसने किया है? जयदेव। और ये जयदेव जो थे किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आंसर करेंगे लक्ष्मण सेन। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके शासन काल में, किस सेन शासक के शासन के दरबार में वो रहते थे? तो आंसर क्या करेंगे हम लोग? लक्ष्मण सेन, है ना। लक्ष्मण सेन के दरबार में ही रहते थे गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव। साथ में पवन दूत के लेखक कौन है? धोई, ये भी उन्हीं के दरबार में रहते थे। साथ साथ में ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक थे हलायुद्ध। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन थे? हलायुद्ध। तो इस तरह से यहाँ पर 3 रचनाकार भी मिला, 3 रचना भी मिला। एक मिला गीत गोविंद जिसके लेखक कौन है? जयदेव। दूसरा है पवन दूत जिसके लेखक कौन है? धोई। और तीसरा है ब्राह्मण सर्वस्व जिसके लेखक है हलायुद्ध। ये तीनों ही लेखक, है ना, किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहते थे। यहाँ से आप लोगों के लिए सीधा प्रश्न बन सकता है, ये रचना दे देगा और पूछेगा इस रचना के रचनाकार कौन है। यहाँ पर 3 रचना हम लोग देखे। एक पहला देखे गीत गोविंद जिसके रचनाकार कौन है? जयदेव। दूसरा है पवन दूत जिसके लेखक कौन है? धोई। और तीसरा जो है ब्राह्मण सर्वस्व जिसके रचनाकार है हलायुद्ध। अगले पॉइंट में बात करें तो हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। ये भी बढ़िया प्रश्न है। लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री जो था वो कौन हुआ करता था? हलायुद्ध। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। अगले पॉइंट में है विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, जिसको शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की थी।
विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, जिसको शिव की विशाल मंदिर के नाम से जानते हैं, स्थापना किया था। अगले पॉइंट में बात करें तो अगले पॉइंट में सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख को सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए किस राजवंश के ने सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया था? तो वो कौन है? सेन वंश। सेन राजवंश ही प्रथम ऐसा राजवंश हुआ जिसके अभिलेख सर्वप्रथम किस में आया था? हिंदी में आया था। अगले पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट में है लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? भारत का अंतिम हिंदू शासक था हर्षवर्धन, है ना। भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन। और अगर प्रश्न पूछा जाए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? वो हेमू। तो 3 प्रश्न बना, तीनों को ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न जो बना, बंगाल पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ? लक्ष्मण सेन। भारत पर शासन करने वाला भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ? वो हुआ हर्षवर्धन। और उसी तरह से दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक वो कौन हुआ? हेमू। तीनों प्रश्न अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अगर बंगाल की बात करेगा तो लक्ष्मण सेन, पूरे भारत की बात करेगा तो हर्षवर्धन, और केवल दिल्ली की बात करेगा तो हेमू। तो इस तरह से लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, है ना। अब इतना ही पॉइंट था पाल वंश से संबंधित। अब हम लोग देख लेते हैं कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के राजवंश में सबसे पहले पॉइंट में है कि कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम में इस प्रकार है। कश्मीर में जो शासन किया था, अलग अलग वंश के शासकों ने शासन किया था, जिसका जो क्रम है इस तरह से, सबसे पहले कारकोट वंश आया, फिर उत्पल वंश आया, फिर लोहार वंश आया। इन तीनों वंश के शासकों ने शासन किया था कश्मीर पर, है ना। कौन कौन वंश है? कारकोट वंश है, उत्पल वंश है, लोहार वंश है। यहाँ से भी प्रश्न देखने के लिए मिलता है कि आपको दे देगा, बताइए इनमें से कौन सा वंश कश्मीर से संबंधित नहीं है। ये तीनों ऑप्शन रहेगा, एक चौथा ऑप्शन दे देगा। कश्मीर से जो संबंधित है वो है कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ये तीनों ही कश्मीर पर शासन करने वाले वंश हैं। तो ये तीनों को जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरह से एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। तो ये तीनों को अलग कर दीजिएगा, और उसके बाद जो बचेगा वो कश्मीर पर शासन नहीं किया था उन्होंने। जैसे अगर ऑप्शन में आपको दे देगा कश्मीर पर शासन करने वाले इनमें से कौन सा वंश का नहीं है, कौन सा वंश नहीं है? कारकोट वंश दिया, उत्पल वंश दे दिया, लोहार वंश दे दिया, और साथ में एक दे दिया पाल वंश। तो पाल वंश कश्मीर पर शासन नहीं किया था, तो पाल वंश ऑप्शन हट जाएगा। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक कालक्रम किस किस प्रकार से है? सबसे पहले कारकोट वंश, उसके बाद उत्पल वंश, उसके बाद लोहार वंश। अगले पॉइंट में है 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी हिंदू वंश की स्थापना की थी। ह्वेनसांग ने उनके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। बढ़िया प्रश्न है कि दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। कब? 627 ईस्वी में। और इसी दुर्लभ वर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा किए थे, है ना। तो यहाँ से भी सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि ह्वेनसांग ने किसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा किए थे? दुर्लभ वर्धन के शासन काल में। और इसी दुर्लभ वर्धन ने 627 में कश्मीर में एक नए वंश की शुरुआत किया था जिसका नाम है कारकोट वंश। क्लियर? अगर बात किया जाए ह्वेनसांग का, तो इसी ह्वेनसांग जो है, यही ह्वेनसांग ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम है सियुकी। ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग ने कौन सी पुस्तक को लिखा? सियुकी। अगले पॉइंट में है कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड थे। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए?
ललितादित्य मुक्तापिंड, ध्यान रखिएगा। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए? ललितादित्य मुक्तापिंड। अगले पॉइंट में है कि कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। कश्मीर में जो मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। कश्मीर में कारकोट वंश के बाद किस वंश की शुरुआत हुआ? कौन सा वंश शासन किया था? उत्पल वंश ने। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। सीधा प्रश्न यहां से आ सकता है कि कश्मीर में कारकोट वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो आंसर क्या करेंगे? उत्पल वंश। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। कारकोट वंश जब समाप्त हुआ कश्मीर में, तो उसी के स्थान पर एक नए वंश की शुरुआत हुआ जिसका नाम है उत्पल वंश। और इस उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन। कौन थे? अवंती वर्मन। इसी अवंती वर्मन ने कश्मीर में एक नए वंश की शुरुआत किया था जिसका नाम है उत्पल वंश। और इस अवंती वर्मन ने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किया था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? अवंती वर्मन ने। अगले पॉइंट में अवंती वर्मन के अभियंता सुये ने संघाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अवंती वर्मन ने अभियंता सुये ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अगले पॉइंट में है 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। ये महिला है, ध्यान रखिएगा। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्या एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई थी। अगले पॉइंट में है उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। उत्पल वंश के बाद कश्मीर में किस वंश का शासन हुआ? लोहार वंश। अगर बात कर ले हम लोग लोहार वंश का, तो लोहार वंश के संस्थापक जो थे वो संग्राम राज थे। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज थे। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने की उसकी सहायता की, है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। संग्राम राज के बाद लोहार वंश का जो अगला शासक हुआ वो हुआ अनंत राजा, अनंत, है ना। और इसकी पत्नी का नाम था सूर्यमती। और इसी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में काफी सहयोग किया था अपने शासक का। अगले पॉइंट में है लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता थे। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं के ज्ञाता थे। अगले पॉइंट में है कलहन हर्ष पर आश्रित कवि था। कलहन जो थे वो हर्ष पर क्या था? आश्रित कवि था। अगले पॉइंट में है जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक हुआ। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कलहन की राजतरंगरी का विवरण समाप्त हो गया। जैसा कि हमको और आपको जानकारी है कि राजतरंगनी के लेखक कौन है? कलहन। लेकिन ये जो एक राजतरंगनी का विवरण कब समाप्त हुआ? जय सिंह जिस समय शासन कर रहे थे कश्मीर में, जय सिंह, इसी के जय सिंह का जैसे शासन समाप्त हुआ, शासन समाप्त होने के साथ ही कलहन की जो राजतरंगनी है इसका विवरण भी समाप्त हो गया। ये बढ़िया प्रश्न था। यहाँ से प्रश्न जो आप लोग को पूछा जाएगा कि कलहन का राजतरंगनी का विवरण समाप्त हुआ किसके शासनकाल के साथ? तो आंसर करेंगे जय सिंह। जय सिंह जो कि लोहार वंश का एक शासक था, उन्होंने शासन जो किया था 1128 से लेके 1155 तक, है ना। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कश्मीर के राजवंश, जिसमें से कि कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश है। अब आगे हम लोग अगर बात करें तो छोटा सा पॉइंट है और इसमें है कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का वर्मन वंश की बात करें तो इसमें जो दिया है 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप ने वर्मन वंश का उदय हुआ। कामरूप में
वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था, जिसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। चौथी शताब्दी के मध्य, है ना, चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप ने वर्मन वंश का उदय हुआ। कामरूप में किस वंश का उदय हुआ? वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन थे? पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी कहाँ था? प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। अगले पॉइंट में है, कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। कालांतर में ये जो कामरूप है, ये किस साम्राज्य का अंग बना था? पाल साम्राज्य का ही एक अंग बना था। तो फिर इतना ही होगा। आज अगले क्लास में फिर से हम लोग शुरू करेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, जिसमें आएगा गुज्जर प्रतिहार, गढ़वाल, चहमान और चौहान वंश, परमार आएगा, फिर चंदेल आएगा, सोलंकी आएगा। ये सारे चीजों को हम लोग अगले क्लास में देखें। 1-2 दिन के बाद जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 क्लास और चलेगा इसमें, उसके बाद ये एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।